So in today's video we are gonna cover section 26 read with order 4. तो order 4 and section order 4 corresponds with section 26, इसलिए हम उन दोनों को साथ में पढ़ते हैं. ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में हमें बताते हैं. तो सूट कैसे इंस्टीट्यूट होते हैं. तो सेक्शन 26 बोलता है हमें कि सूट इज़ फाइल्ड. हाउ सूट इज़ फाइल्ड. कैसे सूट फाइल्ड होता है. बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट या फिर एनी अदर वे प्रिस्क्राइब्ड. अदर वे प्रिस्क्राइब्ड का क्या मतलब है. कोर्ट कोई अदर प्रिस्क्राइब्ड वे बता सकता है टू प्रेजेंट अ सूट, जैसा कि कोर्ट प्रिस्क्राइब करे. तो बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट हो सकता है या अदर कोई भी वे प्रिस्क्राइब्ड एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट. और उसको किसके साथ प्रेजेंट करना पड़ता है. विद एफिडेविट. तो ये बोलता है हमारा सेक्शन 26. ऐसे ही कुछ बात सिमिलर बात करता है हमारा ऑर्डर 4. तो सेक्शन 26 पढ़ते हैं. एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट. ठीक है. प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट हमने क्या पढ़ा था. हमने देखा था ऑर्डर प्लेंट किस में है. प्लीडिंग्स. पहले तो है प्लीडिंग्स. ठीक है. तो प्लीडिंग्स है हमारा ऑर्डर 6 में. कोर्ट समन देता है, उसके बाद प्लीडिंग्स होती हैं. प्लीडिंग्स ये है हमारा ऑर्डर 6 में. फिर उसके बाद 7 में क्या है. प्लेंट. और 8 में क्या है. रिटन स्टेटमेंट. ठीक है. तो ऐसे करके हमारे ऑर्डर्स हैं. तो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होता है इन सच अ वे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ऐसे प्रिस्क्राइब्ड वे में ऑर्डर जो प्लेंट है वो प्रेजेंट होगा जैसा कि कोर्ट प्रिस्क्राइब करेगा वैसा वे. तो इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव बाय एफिडेविट. एफिडेविट अटैच करके प्लेंट के साथ फैक्ट शुड बी प्रूव्ड. Then such affidavit shall be in form or manner as prescribed in order 6. order 6 प्लेंट का है तो उसमें पूरा एफिडेविट का जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर है प्लेंट का कि एफिडेविट प्लेंट के साथ कैसे अटैच होगा तो वो पूरा लिखा हुआ है. ऑर्डर 6 इज ऑल अबाउट प्लेंट. प्लीडिंग्स लिखी हुई हैं ऑर्डर 6 में कि प्लीडिंग्स क्या होती हैं. और प्लीडिंग्स होती क्या है बेसिकली. प्लीडिंग्स इज प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट. अगर कोर्ट के पास जाएगा तो वो एक समरी फॉर्म में अपनी प्लीडिंग्स लिख के देगा कि आप चाहते क्या हो कोर्ट से. तो ऑर्डर 6 इज ऑल अबाउट दैट. देन 7 टॉक्स अबाउट प्लेंट ओनली. तो एफिडेविट का कैसे किस मैनर में प्रिस्क्राइब होगा, किस फॉर्म में अटैच होगा, वो किस में दिया हुआ है. ऑर्डर 6 में दिया हुआ है जो कि प्लीडिंग का ऑर्डर है. ठीक है. तो ये हो गया सेक्शन 26. नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू ऑर्डर 4. तो ऑर्डर 4 भी बहुत ही छोटा सा है. प्लेंट का सूट का इंस्टीट्यूशन ही बताता है. तो क्या बोलता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट. कैसे इंस्टीट्यूट होता है सूट. प्लेंट प्रेजेंट करना पड़ता है इन डुप्लीकेट कॉपी होती है प्लेंट की टू द कोर्ट एंड सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ. या तो कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर को देना पड़ता है या फिर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है. एंड एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद. किन किन रूल से कंप्लाई होना चाहिए. जो प्लीडिंग का ऑर्डर है उसके साथ, और प्लेंट का जो ऑर्डर है ऑब्वियसली उसके साथ तो होगा ही. जो प्लेंट में उसके पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं ऑर्डर 7 में वो हम पढ़ेंगे आगे कि प्लेंट के क्या पर्टिकुलर्स होते हैं. उससे उसको उसके सारे रूल्स को कंप्लाई करना चाहिए, उसके सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए. एंड जो प्लीडिंग के रूल्स हैं ऑर्डर 6 के उसको भी कंप्लाई करना चाहिए. देन the plaint shall not be deemed to be duly instituted unless it complies with the requirement.
तो ये दोनों रिक्वायरमेंट कंपलसरी हैं, तभी एक सूट जो प्लेंट है वो ड्यूली इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा, सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा अगर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तभी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4। तो अब ये हो गया इंस्टीट्यूट, मतलब ये सब रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, प्लेन कोर्ट के पास सबमिट हो गया। अब क्या होगा, तो कोर्ट क्या करेगा, उस प्लेन को रजिस्टर कर लेगा। क्या करेगा, ऑर्डर 4 रूल 2 के अकॉर्डिंग कोर्ट शैल कॉज द पर्टिकुलर्स और एवरी सूट टू बी एंटर्ड in the books to be kept for the purpose and called the register of civil suits। तो जो रजिस्टर ऑफ सिविल सूट है ना, उसमें आपका केस लिखा जाएगा, तब वो इंस्टीट्यूट हो जाएगा, उसमें रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर्स है ना, एटलीस्ट 1 से लेके 21, तो इसकी हेडिंग्स तो लर्न होनी चाहिए। और इसकी हेडिंग लर्न करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, एक स्टोरी से आप लर्न कर सकते हो। जैसे क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो ऑर्डर 1 क्या बोलता है, पार्टीज टू द सूट की बात करता है। 1 सेकेंड, आई एक्सप्लेन दिस। तो ऑर्डर 1 किसकी बात करता है, पार्टीज टू द सूट। 1 सेकेंड, पार्टीज टू द सूट। अब कोई भी अगर सिविल नेचर का कोई भी क्राइम हुआ, मान लो प्रॉपर्टी का ही झगड़ा हो रहा है, तो दो जनों के बीच में होगा, किसके बीच में, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। ठीक है, तो कोई भी मैटर के लिए पार्टीज ऑफ द सूट तो होना ही चाहिए ना। तो ये हो गया आपका ऑर्डर 1। देन सेकंड क्या होगा, अब आपका कुछ केस बना, तो वो क्या है, सूट है। केस को सिविल ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। केस तो क्रिमिनल लैंग्वेज में बोलते हैं, इधर क्या बोलेंगे, सूट बोलेंगे। तो ये बन गया आपका ऑर्डर 2। फिर अब आपको कोई भी सूट लड़ने के लिए कौन चाहिए, गवर्नमेंट प्लीडर चाहिए ना, या फिर कोई भी प्लीडर चाहिए जो आपके बिहाफ पे केस लड़े। तो ये बन गया 3, रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर। तो ये आपका सूट लड़ेंगे। अब क्या करोगे आप, अब जाके जैसा हमने सेक्शन 26 और 26 में पढ़ा विद ऑर्डर 4, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करेंगे ऑर्डर 4 में ऑफ सूट। ये बन गया ऑर्डर 4। अब आपने सूट इंस्टीट्यूट करा दिया अपने प्लीडर के थ्रू। अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, कोर्ट वो सूट को पढ़ेगी, फिर क्या करेगी, समन सेंड करेगी जो पार्टी है। आप डिफेंडेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने सूट उनके अगेंस्ट केस किया है, तो वो क्या करेगी, समन फाइल करेगी, समन इशू करेगी कोर्ट, और बुलाएगी पार्टी को। ठीक है, तो डिफेंडेंट को समन इशू करेगी, तो डिफेंडेंट बदले में क्या देगा, इसने तो सूट दे दिया अपना, इसने प्लेंट दे दिया, जो प्लेंटिफ है वो अपना प्लेंट देगा, और जो डिफेंडेंट है वो क्या देगा, रिटन स्टेटमेंट। तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, ये दोनों क्या है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट किसका होता है, प्लेंटिफ का होता है। रिटन स्टेटमेंट किसका होता है, डिफेंडेंट का होता है। ये दोनों क्या बन गए, ऑर्डर 7 एंड ऑर्डर 8। अब ऑर्डर 6 कहाँ गया, ऑर्डर 6 इन दोनों के बारे में बताता है। क्या बताता है, प्लीडिंग्स। इन दोनों को क्या बोलते हैं, प्लीडिंग्स। जो प्लेंट है, पूरी राम गाथा तो कोर्ट के सामने सुनाएगी नहीं, प्लेंट में तो पूरी राम गाथा लिखी है, तो वो अपनी प्लीडिंग्स शॉर्ट फॉर्म में बना के कोर्ट को देंगे, एक समराइज्ड फॉर्म में, विच इज़ नोन एज प्लीडिंग्स। ठीक है, अब हो गया ऑर्डर 8 तक। अब आते हैं हम, रिटन स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद क्या होगा, अब
समन पहुंच गया डिफेंडेंट के पास, फिर उसने प्लीडिंग्स दे दी अपनी कोर्ट के पास, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। उसके बाद क्या होगा, कोर्ट उन्हें अपीयर होने के लिए बुलाएगी। ऑर्डर 9 में कोर्ट उन्हें बोलेगी कि आप अपीयर होइए, अपीयरेंस ऑफ पार्टी होगी कोर्ट के सामने। एंड कोई पार्टी अगर अपीयर नहीं हुई, फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट ही अपीयर नहीं हुआ, तो नॉन अपीयरेंस के लिए भी इसमें प्रोविजंस लिखे गए हैं, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। ये हो गया ऑर्डर 9। अब क्या होगा, अब कोर्ट पार्टीज को क्या करेंगी, एग्जामिन करेंगे। ऑर्डर 10, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। फिर उसके बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन पार्टीज़ का तो हो गया कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। अब उनके बोलने पे ही क्या सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा कि हाँ डिफेंडेंट ने बोला मैंने कुछ नहीं किया तो कोर्ट मान लेगी? नहीं, कोर्ट नहीं मानेगी। तो क्या करेगी कोर्ट, वो बोलेगी कि डिस्कवरी, जो भी फैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं उसके रिलेटेड या कोई एविडेंस है, उसको डिस्कवर किया जाए। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के लिए बोलेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर 11। अब डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आए कोर्ट उसे एडमिट कर लेगी, तो ये हो गया एडमिशन। कोर्ट के सामने जो एडमिट हो गए और ऑर्डर 13 के अंदर कोर्ट के सामने जो प्रोड्यूस हुए उसे कोर्ट एडमिट करेगी, और बाकी जो रेलेवेंट नहीं है उन्हें क्या करेगी, रिटर्न कर देगी। तो ये हो गया ऑर्डर 13, प्रोड्यूस, इम्पाउंड एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इम्पाउंडिंग का मतलब ये क्या होता है, सीज कर देना होता है बेसिकली। तो ये हो गया हमारा 13 तक। अब आते हैं 14। अब क्या हो गया, रिटर्न कर दिया डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अब क्या ख़त्म हो गया बस केस वहीं? ऐसा नहीं है, अभी तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होंगे कि इश्यूज क्या हैं पार्टी के। तो क्या हो गया, ऑर्डर 14, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट। देन ऑर्डर 15, अब इश्यूज तो फ्रेम हो गए, उसके बाद क्या होगा, अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि प्राइमा फेसी केस तो बन ही नहीं रहा है, मतलब कोई केस ही नहीं है, ऐसे प्लेंटिफ आ गया टाइम पास करने के लिए, तो क्या कर देगा, डिसमिसल, डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग। डिस्पोजल हो जाएगा सूट का एट फर्स्ट हियरिंग, अगर कोर्ट को कुछ भी इश्यूज नहीं लगते हैं। या तो इश्यूज फ्रेम होंगे, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस हुए कोर्ट के पास, उसके बाद या तो इश्यूज फ्रेम होंगे, उसको कॉग्निजेंस मिलेगा केस को, या फिर फर्स्ट हियरिंग पे ही केस जो हो जाएगा डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। देन अगर इश्यूज बन गए उसके बाद क्या होगा, विटनेसेस आएंगे अब कि हाँ हम विटनेसेस थे, हमने देखा था प्लेंटिफ के साथ बहुत बुरा हुआ, तो विटनेसेस को समन जाएगा। तो ये क्या है, समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। अब मान लो कोई विटनेस नहीं आ पा रहा, उसके बाद क्या होगा, एडजॉर्नमेंट हो जाएगी, प्रोसीडिंग्स किसी और तारीख पे कंडक्ट होंगी। ये हो गया ऑर्डर 17। अब एडजॉर्नमेंट के बाद क्या होगा, हेयरिंग ऑफ सूट, जो भी डेट डिसाइड होगी उसमें ऑर्डर 18 के तहत हेयरिंग होगी एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, हेयरिंग ऑफ पार्टीज एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ये हो गया 18 तक। अब 19, 20, 21 बहुत ईजी है। हेयरिंग के बाद एफिडेविट हमने देखा था अटैच करते हैं अपने जो भी फैक्ट्स वगैरह को प्रूव करने के लिए प्लेंट में। तो उसको प्रूव करने के एफिडेविट्स लगते हैं, तो यहाँ पर भी एफिडेविट्स लगेंगे। तो एफिडेविट ऑर्डर 19 एंड 20 बात करता है, अब फाइनली कोर्ट जजमेंट दे देगा, जजमेंट एंड डिक्री।
तो पहले जजमेंट आता है कि पहले डिक्री आती है? पहले जजमेंट आता है फिर डिक्री आती है। ऑर्डर 33, सॉरी सेक्शन 33, पहले जजमेंट आता है देन डिक्री आती है। देन सेक्शन 21 क्या बोलता है, सॉरी ऑर्डर 21 क्या बोलता है? एक बार जजमेंट आ गया, डिक्री आ गई, उसके बाद क्या होगा? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, एग्जीक्यूट होगी ना डिक्री। तो ऐसे स्टोरी करके आप लर्न कर सकते हो बहुत इजीली। तो एक बार रीड करना सारे ऑर्डर्स को एंड यू शुड मेमोराइज इट। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास।